स्वागत है दोस्तों आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर रक्त के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम सभी रक्त से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ देख लेंगे। उसके बाद जानेंगे रक्त की संरचना को, जिसमें हम जानेंगे रक्त आखिर बनता कैसे है। इसी के माध्यम से प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स, इन सभी को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो के शुरुआत में हम ब्लड के बेसिक बातों को जानेंगे। तो देखिए, रक्त मानव शरीर के रुधिर वाहिनियों यानी नसों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में बहता रहता है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक उन्हें कहते हैं जो पूरे बॉडी को जोड़कर रखते हैं। साथियों, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। तो इस प्रकार से रक्त क्षारीय होता है। पीएच मान के द्वारा किसी वस्तु के अम्लीयता और क्षारीयता को मापा जाता है। जो भी वस्तु पीएच स्केल पर 7 से नीचे होगा वह अम्लीय होगा। 7 से ऊपर की वस्तु का पीएच मान सदैव क्षारीय होता है और साथ ही 7 पर किसी भी वस्तु का पीएच मान न्यूट्रल यानी उदासीन रहता है। दोस्तों आगे देखिए, तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा संपूर्ण शरीर के भाग का लगभग 7% होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति 70 किलो का होगा तब उसमें रक्त की मात्रा लगभग 4.9 लीटर होगा। मेल यानी पुरुषों में रक्त की औसत मात्रा 5.5 लीटर होती है। वहीं पर महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले रक्त की मात्रा लगभग आधा लीटर कम होता है। यानी औसतन 5 लीटर एक महिला के शरीर में रक्त होता है। दोस्तों आगे ध्यान दीजिएगा कि ब्लड के अध्ययन को सेरोलॉजी या हिमेटोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों, ब्लड के कुछ बेसिक बातों के बाद अब हम जानेंगे कि रक्त का निर्माण आखिर होता कहाँ पर है। दोस्तों, भ्रूण में यानी जब शिशु अपने मां के गर्भ में होता है तब ब्लड का निर्माण लीवर यानी यकृत में होता है। इसका कारण यह है कि भ्रूण अवस्था में शिशु के शरीर में हड्डियों का विकास ठीक से नहीं हुआ होता है। दोस्तों, भ्रूण अवस्था के बाद वयस्कों में रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। याद रखिएगा, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण लीवर में होता है, वयस्कों में अस्थिमज्जा में रक्त का निर्माण होता है। अब साथियों, हम बात कर रहे हैं बोन मैरो की। तो हड्डियों के अंदर अस्थिमज्जा में रक्त का निर्माण वयस्कों में होता है। इसे आप डायग्राम में भी देखकर समझ सकते हैं। तो आप सभी जान चुके हैं कि रक्त का निर्माण मनुष्य में कहाँ से होता है। अब दोस्तों आगे यह याद रखिएगा कि रक्त का स्टोरेज प्लीहा में होता है। आप सभी डायग्राम में भी इसे देख सकते हैं। मनुष्य के पेट के बाईं ओर स्प्लीन या प्लीहा होता है। यहाँ पर रक्त का भंडारण होता है, इसीलिए इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं, तो स्प्लीन यानी प्लीहा को ब्लड बैंक कहते हैं। दोस्तों, रक्त के निर्माण के बाद अब हम सभी जानेंगे रक्त के प्रकार यानी रक्त के संरचना के बारे में। देखिए दोस्तों, रक्त को मुख्यतः 2 भागों में वर्गीकृत करके अध्ययन किया जाता है। एक है प्लाज्मा प्लाज्मा जो 55% रक्त में पाया जाता है। एक है रुधिराणु जो रक्त में 45% पाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाए कि रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है तो लगभग 55%, और रुधिराणु यानी ब्लड कार्पल्स कितने परसेंट पाए जाते हैं तब 45% आपको याद रखना है। दोस्तों, ब्लड के लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा हल्का पीले रंग का होता है, जिसे आप सभी डायग्राम में भी देख सकते हैं। साथियों, प्लाज्मा में ही रक्त के पार्टिकल आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं, वे इसमें तैरते रहते हैं। साथियों, ब्लड के पार्टिकल्स यानी जो ठोस भाग होते हैं उन्हें ही ब्लड कार्पल्स कहते हैं, जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। दोस्तों, प्लाज्मा में लगभग 90% वाटर होता है, 7% लगभग प्रोटीन होता है, 0.9% लगभग लवण होता है, 0.1% लगभग ग्लूकोज और 2% अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब ब्लड का जो दूसरा भाग है उसे रुधिराणु कहते हैं। रक्त में रुधिराणु की मात्रा लगभग 45% होता है। दोस्तों, रुधिराणु की बात की जाए तो रुधिराणु यानी ब्लड कॉर्पल्स को 3 भागों में बांटा गया है। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं इन्हें हिंदी में कहते हैं। दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, इन्हें श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। तीसरा है प्लेटलेट्स, इसे हिंदी में रक्त बिंबाणु कहते हैं। तो साथियों, इस स्लाइड में हम सभी ने जाना कि ब्लड को 2 भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और रुधिराणु में। रक्त में 55% प्लाज्मा और 45% रुधिराणु पाया जाता है। अब साथियों, हम सभी डिटेल में प्लाज्मा और रुधिराणु के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सभी बात करेंगे प्लाज्मा की। रक्त के तरल यानी लिक्विड भाग को प्लाज्मा कहते हैं।
इसमें 90% तक जल होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का होता है। इसमें रुधिर कणिकाएं तैरती रहती हैं। तो इतना आप सभी को याद रखना है। दोस्तों, प्लाज्मा में कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन पाए जाते हैं जो कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डायग्राम से समझिए। प्लाज्मा में 90% वाटर, 0.9% लवण, 0.1% ग्लूकोज और 2% अन्य मटेरियल, 7% प्रोटीन की मात्रा होती है। देखिए दोस्तों, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं, यानी प्लाज्मा ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है या भाग लेता है। देखिए दोस्तों, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकालने के बाद ब्लड हल्का पीला और पतला हो जाता है। इसे ही सीरम कहते हैं, यानी फाइब्रिनोजन ब्लड को गाढ़ा करता है, इसे सीरम कहा जाता है। दोस्तों, बीमारियों का जांच ब्लड में से सीरम निकालकर ही किया जाता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, प्लाज्मा के बाद अब आपको जानना है ब्लड कार्पल्स यानी रुधिराणु के बारे में। तो ब्लड का 45% भाग रुधिराणु होता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। साथियों, इनके बारे में एक एक करके विस्तार पूर्वक जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। तो पहले बात करेंगे आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं की। आरबीसी का साइंटिफिक नेम इरिथ्रोसाइट है, इसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में यकृत यानी लीवर में होता है और वयस्क अवस्था में बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। ये 120 दिन यानी लगभग 4 महीने तक जीवित रहते हैं। इनकी मृत्यु प्लीहा में होती है। इनकी मृत्यु के बाद फिर से बोन मैरो इनका निर्माण करके इन्हें प्लाज्मा में मिला देते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से प्लाज्मा में 90% तक जल होता है, ठीक उसी प्रकार से रुधिराणु यानी ब्लड कार्पल्स में 95% तक आरबीसी पाया जाता है, यानी बाकी के 4% डब्ल्यूबीसी और 1% ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या लगभग 50 लाख पाई जाती है। आरबीसी के मुख्य कार्य की बात करें तो साथियों, ऑक्सीजन का परिवहन इनका मुख्य कार्य है। आरबीसी की कमी से शरीर में सुस्ती हो जाती है। साथियों, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए आरबीसी का यह हो जाता है कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अपवाद ऊंट और लामा है, तो इनके नाम आप याद रखिएगा। अपवाद से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ऊंट और लामा ऐसे स्तनधारी हैं जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। साथियों, आगे बात करें तो आरबीसी का आकार गोल और चपटा होता है, इसे आप याद रखिएगा। आरबीसी का आकार ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन रंजक पाया जाता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों, हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हिम और ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का पूछा जाए हिम का क्या कार्य है, तो हिम रक्त का कलर लाल करता है, इसे याद रखिएगा। एग्जामिनर पूछे कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, तो आरबीसी में पाए जाने वाले प्रोटीन हिम के कारण रक्त का रंग लाल होता है। बात की जाए ग्लोबिन की, तो यह लौह से युक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न अंगों में से ले जाने और ले आने का काम करता है। दोस्तों, आगे आरबीसी की बात की जाए तो ब्लड में आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता यानी एनीमिया रोग हो जाता है। सोते समय आरबीसी की संख्या 5% कम हो जाती है और ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। थैलीसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं, तो साथियों इन्हें भी याद रखिएगा। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो रक्त का भंडारण कहाँ पर होता है, प्लीहा में याद रखिएगा, और आरबीसी का कब्रिस्तान भी प्लीहा को ही कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आरबीसी के बाद अब हम सभी जानेंगे डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। श्वेत रुधिर कणिकाओं के वैज्ञानिक नाम की बात की जाए तो इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इनका निर्माण भी अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। इनकी मृत्यु रक्त में होती है। इनका जीवन काल 4 दिन लगभग होता है। दोस्तों पीछे हम सभी जान चुके हैं कि आरबीसी का जीवन काल लगभग 4 महीने यानी 120 दिन का होता था, लेकिन श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल मात्र 4 दिन का होता है। इनके संख्या की बात की जाए तो 10,000 लगभग इनकी संख्या रक्त में होती है और केंद्रक इनमें उपस्थित होता है। तो साथियों, इससे यह पता चलता है कि डीएनए का जांच करना हो तो आरबीसी के द्वारा डीएनए का जांच नहीं हो सकता, लेकिन डब्ल्यूबीसी के माध्यम से डीएनए का जांच किया जाता है। साथियों, कार्य की बात करें तो शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र
यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है WBC और शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है। इसे ही रक्त का पुलिसमैन भी कहते हैं। अब किस लिए कहते हैं, तो शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाने के लिए WBC को रक्त का पुलिसमैन भी कहा जाता है। साथियों, आगे बात करें तो WBC के मुख्यतः 5 प्रकार हैं: मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और 5वां नंबर आता है बेसोफिल का। सबसे बड़ी WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं आपसे पूछी जाए तो मोनोसाइट याद रखिएगा। लिम्फोसाइट WBC का आकार टी आकार का होता है। सर्वाधिक मात्रा में WBC न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं। साथियों, लिम्फोसाइट यह बीमारियों से लड़ता है, यानी यह बीमारियों को मारता है। HIV रोग में लिम्फोसाइट ही मर जाता है और इसी के कारण यह HIV रोग फैलता है। साथियों, मोनोसाइट की बात करें तो यह बीमारियों का भक्षण करता है, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे के स्लाइड में अब हम सभी जानेंगे डिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स की। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में जब हम सभी ने रक्त का वर्गीकरण किया था तो प्लाज्मा रक्त में बताया गया था 55% होता है, 45% रक्त में रुधिराणु होते हैं और उन्हीं 45% में WBC, RBC और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। बात करें डिम्बाणु के यानी प्लेटलेट्स के तो इनका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। इनका भी निर्माण बोन मैरो में ही होता है। इनका जीवन काल 3 से लेकर 5 दिन का होता है। इनकी संख्या रक्त में 2 लाख लगभग होती है। आकार इनका कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो साथियों, इनका आकार उत्तल लेंस के जैसे होता है। इनके मृत्यु की बात करें तो इनकी भी मृत्यु प्लीहा में ही होती है। डिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स के कार्य की बात की जाए तो इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना है। इनमें भी केंद्रक अनुपस्थित होता है, यानी WBC में केंद्रक उपस्थित होता है, RBC और डिम्बाणु में केंद्रक अनुपस्थित होता है। बात करें कि इनका अन्य काम क्या है तो साथियों, ये शक्ति प्रदान करने का काम करते हैं। अब आपको डिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स के बारे में यह याद रखना है कि डेंगू रोग में प्लेटलेट्स घटता है। इसका उपचार गिलोय, एलोवेरा, फल और बकरी का दूध होता है। यानी डेंगू रोग होने पर इनका उपचार, इन सभी के द्वारा डेंगू का उपचार किया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी ने जाना प्लाज्मा, रुधिराणु में RBC, WBC, प्लेटलेट्स। अब हम सभी जानेंगे रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को। तो देखिए, रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने की थी। इन्होंने ही बताया था कि मनुष्य के शरीर में नसों के माध्यम से रक्त का परिसंचरण होता रहता है। रक्त परिसंचरण शरीर का वह परिवहन तंत्र है जिसके द्वारा आहार, ऑक्सीजन, पानी और अन्य सभी आवश्यक पोषक पदार्थ ऊतक कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। हिपेरिन रक्त में थक्का बनाने से रोकता है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। साथियों, बात करें रक्त के कार्य की तो तापमान का नियंत्रण करना, पोषण पदार्थ का परिवहन, गैसों का परिवहन यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ले आना ले जाना, यह कार्य है रक्त का। और इनका मुख्य कार्य उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन भी है। तो साथियों, आगे रक्त के बारे में बात करें तब हम सभी अब इंपॉर्टेंट MCQ को कवर करेंगे। बात करें क्वेश्चन की तो पूछा गया है रक्त का pH मान कितना होता है। साथियों, जो भी इस वीडियो में MCQ क्वेश्चंस होंगे वे अगर आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो इन्हीं में से होंगे। रक्त का pH मान कितना होता है यह आपको बताना है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार यानी वेट का कितना % होता है, यह क्वेश्चन भी आपका टेस्ट क्वेश्चन है। अब बात करें तीसरे क्वेश्चन की तो मानव रक्त में कितने % रुधिराणु पाई जाती है, तो राइट आंसर रहेगा 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन MCQ को देखें तो RBC का जीवन काल कितने दिन का होता है, यह क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर आप बताइएगा। निम्न में से किसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है? कौन से श्वेत रुधिर कणिका यानी WBC HIV रोग में मर जाते हैं? साथियों, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की आपकी वीडियो यहीं तक थी। वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।